जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो वो है भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। आप लास्ट लेक्चर में इसके दो प्रकारों का लगभग अध्ययन कर चुके थे, लेकिन एक प्रकार बाकी। इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो था द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। आपने पढ़ा था कि यहाँ पर मुक्त हुए जो दो नरयुवक थे उनमें से एक नरयुवक अंड कोशिका से संयोजित होकर के एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है जिसे युग्मनज के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरा जो नरयुवक मुक्त हुआ था वो केंद्रीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होकर के एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता था जिसको आपने नाम दिया था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। इसका मतलब ये संरचना निषेचन के पश्चात बनी जिसका नाम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, और दूसरी जो संरचना बनी है उसका नाम युग्मनज। मैं आपको बता दूं आगे चल करके युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा। कैसे होगा अगले टॉपिक में आप पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे भ्रूण का परिवर्तन। और यहाँ पर बना जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्र है उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है, उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और वो भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है वो आपको समझना है। मैं आपसे बता दूं, मैं आपको पहले हिंट दे चुका हूं। भ्रूण का मतलब युग्मनज से बनी जो भ्रूण संरचना है और पोष का मतलब पोषण। और तब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भ्रूणपोष ये जो बन रहा है, जो भ्रूण बन रहा है उसको भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ऐसा आप पहले पढ़ चुके हो। इधर देखो, उसके बाद आपने पढ़ा था कि आवर्तीबीजी जो पादप होते हैं उनमें बनने वाला जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, क्योंकि वो त्रिगुणित संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है। इसका मतलब इससे बन रहा है भ्रूणपोष। कैसे बनता है वो परिवर्तन तो अभी हम समझोगे या पढ़ोगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आवर्तीबीजी पादपों में भ्रूणपोष जो बनता है वो निषेचन के पश्चात बनता है, क्योंकि निषेचन के पश्चात बनी जो संरचना है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जबकि यदि अनावृत पादपों की बात करें तो उनमें भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले हो जाता है और उनमें बनने वाला जो भ्रूणपोष है वो अगुणित होता है, जबकि इनमें बनने वाला जो भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होता है। और अब आपको अध्ययन करना है कि किस प्रकार भ्रूणपोष का निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। सबसे पहले आप तीन प्रकार का अध्ययन करें, कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म। देखो रफली समझने के लिए मैं आपको इधर बता दूं, ये युग्मनज और इससे ये बन रहा है भ्रूण। कैसे बन रहा है आगे टॉपिक को पढ़ोगे। और ये है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। तब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस प्रकार के भ्रूणपोष का जो परिवर्तन होता है उसमें प्राथमिक जो भ्रूणपोष केंद्रक है उसके विभाजित होने के साथ साथ भित्ति का निर्माण हो जाता है। उसके विभाजित होने के पश्चात भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। उसके विभाजित होने के पश्चात भित्ति का निर्माण हो जाता है। तब आप ऐसा बोल सकते हो कि कोशिकीय जो भ्रूणपोष है वो प्रारंभ से लेकर अंत तक कोशिकीय होता है, क्योंकि केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण होता है। और जैसे ही केंद्रक विभाजित होता है एक से दो कोशिकाएं बन जाती है। जैसे ही केंद्रक विभाजित होता है इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण हो जाता है। तब आप बोल सकते हो कि इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय होता है। और ऐसा जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है वो आवर्तीबीजी पादपों के गेमोपेटली वर्ग के सदस्यों होता है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि आगे आप अध्ययन करोगे या वर्गीकरण पढ़ोगे पादपों के, जब आवर्तीबीजी पादपों के आप दो वर्ग पढ़ोगे, एक पॉलीपेटली वर्ग और दूसरा गेमोपेटली वर्ग। गेमोपेटली वर्ग के जो पादप है उनमें इस प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण होता है। वो भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इनमें जो भ्रूणपोष है उसके बाहर की ओर कुछ चूसकाएं विकसित हो जाती है। ये जो संरचना आपको बाहर दिखाई दे रही है, ये जैसे मैं बना के यहाँ दिखा, ये विकसित हो गया चूसकां और ये विकसित हो गया चूसकां। आपको पता है कि इस भ्रूणपोष का निर्माण यहाँ पर हुआ और इसके बाहर की ओर जो दिख रहा है वो जीवित मेरुदंड की कोशिकाओं का बना हुआ बीजांड होता है। और ये चूसकां जो है बीजांड की कोशिकाओं से पोषण को चूस करके भ्रूण को उपलब्ध कराता है। ऐसा है कोशिकीय भ्रूण। मैंने इससे पहले आपको इसको समझाया और उसमें आपने अर्थ लगाया
कि ये प्रारंभ से लेकर के अंत तक कोशिकीय होता है और इसीलिए नाम रख दिया कोशिकीय भ्रूणकोश या सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखिए पहला प्रकार जो आप देख रहे हो केंद्रीय भ्रूणकोश। आपको पता है युग्मनज से बन रहा है भ्रूण। ये बन रहा है कैसे बन रहा है आप आगे टॉपिक जो है आगे आप टॉपिक पढ़ोगे भ्रूण का परिवर्तन, वहां देखोगे कि युग्मनज से किस प्रकार भ्रूण का निर्माण होता है और इस प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से भ्रूणकोश का निर्माण होता है और या परिवर्तन होता है और कैसे होता है वो पढ़ रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणकोश जो केंद्रक होता है उसमें मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं और मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ मुक्त केंद्रीय विभाजन ऐसे विभाजन जिनमें केवल केंद्रक विभाजित होता है, व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है। इसके पश्चात मुक्त केंद्रीय विभाजन से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। बने ये केंद्रक जो है बाद में पर्दी की ओर विन्यास हो जाते हैं। बने ये केंद्रक बाद में पर्दी की ओर विन्यास हो जाते हैं और इनके मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। आपने देखा कि प्रारंभ में कोशिकीय नहीं था, केवल केंद्रक ही केंद्रक दिखाई दे रहे थे और इसलिए नाम रख दिया केंद्रीय भ्रूण और बाद में पर्दी की ओर उपस्थित जो केंद्रक है वो भित्ति का निर्माण करके कोशिकाओं का निर्माण कर लेते। लेकिन ये प्रारंभ में केंद्रीय होता है क्योंकि मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं जिससे केवल केंद्रकों का निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है और इसलिए नाम रख दिया केंद्रीय भ्रूणकोश। और ऐसा भ्रूणकोश जो है पॉलीपेटेली वर्ग के सदस्यों में या आवृत्तिबीजी पादपों के पॉलीपेटेली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। या फिर आप बोल सकते हो नारियल का जो भ्रूणकोश है वो इस प्रकार का होता है। जो रिक्त हुआ या जो बड़ी रिक्तिका बनी है उसमें भरा रहता है जल और कुछ केंद्रक जो पर्दी की ओर विन्यास नहीं हो पाते वो उसमें तैरते रहते हैं और बाहर के जो दूधेदार वाला भाग है वो अंतः कोशिकीय होने के कारण बन जाता है और ऐसा भ्रूणकोश केंद्रीय भ्रूणकोश के नाम से जाना जाता है। ऐसा अध्ययन आप पहले पढ़ चुके हो, एग्जाम्पल है वर्मेस्कम जो पादप होता है उसमें इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है कोशिकीय और ऐसा नारियल में पाया जाता है। जो पढ़ना है आपको हेलोबियल भ्रूणकोश या हेलोबियल एंडोस्पर्म। देखिए सामने हेलोबियल जो भ्रूणकोश होता है वो केंद्रीय और कोशिकीय दोनों भ्रूणकोशों का मिला जुला स्वरूप होता है। वापस सुनो, ये है युग्मनज से बन रहा है, भ्रूण कैसे बन रहा है अगले टॉपिक को आप पढ़ो और मैं आपसे बोल रहा हूं कि हेलोबियल जो भ्रूणकोश है केंद्रीय और कोशिकीय दोनों जो भ्रूणकोश है उनका मिला जुला स्वरूप होता है। इसमें सर्वप्रथम जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है उसमें विभाजन होता है और उसके पश्चात भित्ति का निर्माण हो जाता है जिससे एक छोटी कोशिका, ये तो भाग दिखाई दे रहा है, ये छोटी कोशिका और ये बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका निभाग की ओर क्योंकि ये वाला हिस्सा हो गया निभाग की ओर और बड़ी जो कोशिका है वो इस प्रकार से आप इसको सीधा करके देखें या इसकी तरह बनाए ये बन रहा है भ्रूण। कैसे बन रहा है युग्मनज से आप आगे चलकर पढ़ोगे और ये जो है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, ये केंद्रक विभाजित हुआ और विभाजित होने के पश्चात भित्ति का निर्माण हो जाता है जिससे एक बड़ी कोशिका बीजाणुद्वार की ओर और एक छोटी कोशिका निभाग की ओर बन जाती है। इसके पश्चात बीजाणुद्वार की ओर की जो कोशिका है उसके केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण हो जाता है। केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब ये भाग जो है कोशिकीय भ्रूणकोश समान है और ये निभागी छोर वाली जो छोटी कोशिका है इसमें मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं और जिससे बहुत सारे केंद्र बन जाते हैं और बनने वाले केंद्र पर्दी की ओर विन्यास हो जाते हैं और मध्य भाग में बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और ये प्रकार हो गया केंद्रीय भ्रूणकोश के समान। तब मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि हेलोबियल जो भ्रूणकोश है केंद्रीय और कोशिकीय दोनों का मिला जुला स्वरूप है। कुछ स्वरूप जो है केंद्रीय के समान जबकि कुछ स्वरूप जो है वो कोशिकीय के समान होता है। और ऐसा भ्रूणकोश एक बीजपत्री जो पादप है आप पढ़ोगे आवृत्तिबीजी पादप, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जो आवृत्तिबीजी पादप होते हैं उनमें इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया
जाता है। इस प्रकार प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है और बनने वाले जो भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किससे निर्मित हो रहे हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से निर्मित हो रहे हैं और उससे निर्मित होने वाली जो संरचना है वो त्रिगुणित होती है। और इस प्रकार आप भ्रूणपोष के परिवर्तन का अध्ययन कर चुके हो। 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय में पहले मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, बनने वाले केंद्रक पर्तिका और विन्यासित हो जाते हैं, मध्य भाग में बड़ी विक्तिका का निर्माण हो जाता है और बाद में पर्तिका और विन्यासित केंद्रक जो होते हैं वो भित्तियों का निर्माण करके कोशिका बना लेते हैं। और प्रारंभ में केंद्रीय, बाद में हो जाता है कोशिकीय। और ऐसा पाया जाता है आवृत्ति निजी पादपों के पॉलीपेटली वर्ग या नारियल के भ्रूणपोष को आप ऐसा बोल सकते हो। इसे द्रव भ्रूणपोष के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि नारियल के अंदर भरा हुआ जो जल या पानी होता है वो एक द्रव होता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष आप पढ़ चुके हो। केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब मुक्त केंद्रीय विभाजन नहीं हो रहे हैं। केंद्रक विभाजन के साथ भित्ति का निर्माण, केंद्रक विभाजन के साथ भित्ति का निर्माण, इसका मतलब प्रारंभ से लेकर के अंत तक कोशिकीय होता है। और ये इन दोनों का मिला जुला स्वरूप, बड़ी कोशिका में केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण, इसका मतलब कोशिकीय के समान। और छोटी जो कोशिका है उसमें केवल केंद्रक विभाजन, भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसका मतलब केंद्रीय के समान। कार्य आप ऑलरेडी जानते हो। भ्रूणपोष जो है विकसित हो रहे भ्रूण पोषण प्रदान करता है और ये सभी संरचनाएं यहाँ पर निर्मित हो रही है। इसका मतलब बीजांड के अंदर निर्मित हो रही है, इसका मतलब अंडाशय के अंदर निर्मित हो रही है, इसका मतलब पुष्प के अंदर संपन्न हो रही है। और आप देखते हो कि अंततः पुष्प के स्तर पर फल आता है। आप देखोगे कि फल एंड इस चैप्टर का अंत नजर देखोगे कि फल कैसे निर्मित होता है। आप पढ़ोगे निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब सभी प्रक्रिया जो आप पढ़ रहे हो इस बीजांड के अंदर संपन्न हो रही है। केवल समझने के लिए आपने बाहर निकाला होगा। देखिए सब अगला जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो भ्रूण परिवर्तन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सर्वप्रथम एंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक था। सर्वप्रथम एंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक जिसने क्रूसीफेरी को कुल के पादप कैप्सुला में भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया। वापस लेंगे सुनिए। भ्रूण का परिवर्तन आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर्वप्रथम भ्रूण के परिवर्तन के जो अध्ययन किया था वो एंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और एंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के पादप कैप्सुला या पूरा नाम जानना चाहते हो तो कैप्सुला वर्सा पोर्टेरिस के नाम से जाना जाता है। यह है पादप का पूरा नाम। कैप्सुला वर्सा पोर्टेरिस नाम का पादप है जिसमें सर्वप्रथम एंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने भ्रूण के परिवर्तन अध्ययन किया। आपको पता है कि भ्रूण का परिवर्तन किससे होता है, आप पढ़ चुके हो। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से आगे भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है और युग्मनज से आगे भ्रूण का परिवर्तन होता है। वापस सुनिए, युग्मनज या जाइगोट जो द्विगुणित संरचना होती है उससे आगे चलकर भ्रूण का परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन आप पढ़ते जा रहे हैं। आप यहाँ से इन डायग्रामों को इससे मिलान करें, ऊपर वाला छोर निभागी छोर और नीचे वाला छोर बीजांड वाली छोर, क्योंकि ये बीजांड का बीजांड द्वार है और ये बीजांड का निभाग है। ऐसा आप ऑलरेडी डायग्रामों में पढ़ चुके। वापस सुन लो, एंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने जो अध्ययन किया था उसका अध्ययन आप यहाँ पर करने जा रहे हो कि किस प्रकार आवृत्ति निजी पादपों में भ्रूण का परिवर्तन
होता। सर्वप्रथम उससे पहले आप सुनिए, अगर ये कोई कोशिका है, अगर उसमें ऐसा विभाजन हो रहा है तो उसे नाम देंगे आप अनुप्रस्थ विभाजन। और यदि ऐसा कोई विभाजन हो रहा है तो उसे आप नाम देंगे अनुदैर्घ्य विभाजन। और ऐसे ही विभाजनों का अध्ययन आपको यहाँ पर करना। वापस सुनो, सर्वप्रथम तो युग्मनज है, अन्य नष्ट हुई जो कोशिका है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दो सहायक कोशिका है, तीन प्रतिमुखी कोशिका है। जो कोशिका है वो नष्ट हुई थी, वो बनने वाला जो युग्मनज था या निषेचन से बना हुआ जो युग्मनज था उसे पोषण प्राप्त करता है और आकार में बड़ा हो जाता है। और इस युग्मनज से आगे अंत में आप भ्रूण बनने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब युग्मनज से भ्रूण बनता है। और कैसे बनता है इसका अध्ययन किया हेनरी नाम वैज्ञानिक ने। किसमें किया? इस पादप में किया। कैप्सुला वर्सा पोस्टरिस नाम का पादप था, उसके अंदर हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। देखिए सामने सर्वप्रथम जो युग्मनज है वो पोषण प्राप्त करता है और आकार में बड़ा हो जाता है। ये सभी प्रक्रिया यहीं पर संपन्न हो रही है। इससे बन जाएगा आगे भ्रूणपोष और इससे बन जाएगा आगे भ्रूण। और कैसे बनता है वो चीज आप पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम युग्मनज में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे एक शीर्षस्थ कोशिका और एक आधारित कोशिका का निर्माण होता है। आप बोल सकते हो निभागी छोर की ओर की जो कोशिका बनी है उसको आपने नाम दिया है शीर्षस्थ कोशिका, और बीजाणु वाली छोर की ओर जो कोशिका बनी है उसे आधारित कोशिका के नाम से जाना जाता है। वापस लेंगे सुनो, पहले युग्मनज पोषण प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है? अन्य नष्ट हुई कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करता है। उससे पोषण प्राप्त करके आकार बड़ा हो जाता है। अब उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, यदि विभाजन हो रहा है तो अनुप्रस्थ, यदि विभाजन हो रहा है तो अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कोशिका निर्वात की हो, उसका नाम है शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल है। दूसरी कोशिका आधारित कोशिका जो बीजाणुवाद की हो, उसका नाम है आधारित कोशिका है पेशल। इसके पश्चात जो आधारित कोशिका है ये आपको दिखाई दे रही है। इसमें लगभग 7 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो सभी विभाजन इस प्रकार से होते हैं। जैसे इधर आपको यहाँ पर मैंने दर्शाया है 7 से 10 विभाजन हो गए अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे 7 से 10 कोशिकीय लंबी संरचना का निर्माण हो जाता है। ये ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये शीर्षस्थ कोशिका है, और ये नीचे जो दिखाई दे रही है वो आधारित कोशिका और अनुप्रस्थ विभाजन से बनी संरचना है। और उसके लिए मैं आपसे लेंगे बोल रहा हूँ निभाग की ओर बनी शीर्षस्थ कोशिका, आधा बीजाणुवाद की ओर बनी कोशिका आधारित कोशिका। किससे बनी? युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिका बनी। आप ऐसा बोल सकते हो छोटी शीर्षस्थ कोशिका, बड़ी आधारित कोशिका। और इस आधारित कोशिका में 7 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। और उसके लिए मैं आपसे लेंगे बोल रहा हूँ ये कोशिका ये अनुप्रस्थ विभाजन, ये कोशिका ये अनुप्रस्थ विभाजन। ऐसे 7 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे 7 से 10 कोशिकीय लंबी संरचना का निर्माण हो जाता है। और 7 से 10 कोशिकीय लंबी जो संरचना है ये आपको दिखाई दे रही है। इसका नाम निलंबा। इस संरचना का नाम है निलंबा किया सस्पेंशन। ये जो बनने वाला निलंबक है आप देख रहे हो कि यहां पर युग्मनज से भ्रूण बनेगा, और ये 7 से 10 कोश के लंबा जो निलंबक है वो भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर की ओर धकेल देता है, क्योंकि आपको पता है कि इससे भ्रूणपोष बना और बनने वाला भ्रूण भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करता है। तो ये निलंबक भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर धकेल देता है, जिससे पोषण प्राप्त करने में आसानी होती है। वापस करेंगे आधारित कोशिका में 7 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। अनुप्रस्थ विभाजनों से एक 7 से 10 कोश की लंबी अनुप्रस्थ विभाजनों की संख्या 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। और अगर 8 होती है तो बनने वाली कोशिका है 8, यदि 9 अनुप्रस्थ विभाजन होंगे तो बनने वाली कोशिका है 9, यदि 10 अनुप्रस्थ विभाजन होंगे तो बनने वाली कोशिका है 10। और इस 7 से 10 कोश की लंबी संरचना को जो आपने नाम दिया है वो है निलंबक या सस्पेंसर। ये निलंबक या सस्पेंसर जो होता है यहाँ पर बीजाणु द्वारा छोटी और जो बना भ्रूण है
उसको भ्रूण कोश के अंदर रख देता है, जिससे पोषण प्राप्त करने में आसानी होती है। इस निलंबक की अंतिम जो कोशिका है वो फूल करके मोटी हो जाती है, जिसे चूस्कान कोशिका के नाम से जाना जाता है। और ये चूस्कान कोशिका जो है वो भी भ्रूण कोश से पोषण का चूषण करके भ्रूण को उपलब्ध कराती है। आपको पता है जहां भी चूस्कान को हटा जाता है इसका मतलब उसका चूसने से, और चूसेगी इसका मतलब है कोशिकाओं से या भ्रूण कोश से जीव द्रव को चूस करके भ्रूण को उपलब्ध करवाती। जैसे इससे पहले आपने कोशिका में पढ़ा था चूस्कान, और चूस्कानों का कार्य वहां पर भी ऐसा था कि बाहर से बीजाणुकाय में जो कोशिका है उनसे पोषण का चूषण करती है। तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि निलंबक की जो सबसे अंदर कोशिका होती है वो फूल करके, ये निलंबक की प्रारंभिक कोशिका, ये निलंबक की अंतर कोशिका। प्रारंभिक कोशिका को नाम दिया है अधस्फीतिका कोशिका या हाइपोफाइसिस है। अंतिम जो कोशिका उसको नाम दिया है चूस्कान कोशिका या ऑस्ट्रेरियस। ये चूस्कान कोशिका जो है मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये चूस्कान कोशिका भ्रूण कोश से पोषण का चूषण करके भ्रूण को उपलब्ध कराती है। और इस अधस्फीतिका कोशिका से आगे चल करके मूलांकुर व मूलांकुर चोल का निर्माण होता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जानते ही कि मूलांकुर और मूलांकुर चोल क्या होता है। आपने जूनियर क्लास में संरचना पढ़ी थी। अब एक रफली में भ्रूण की संरचना बनाता हूं, ये लो। ये नीचे की ओर बना 8 से 10 कोश के लंबा निलंबक, और ये लो। ये जो भाग दिख रहा है इसका नाम है मूलांकुर। ये जो भाग दिख रहा है इसका नाम है मूलांकुर चोल। ये जो दो भाग दिख रहे हैं एक ये और ये, इनका नाम है बीजपत्र। इसका मतलब आप द्विबीजपत्र के पादपों में भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि दो बीजपत्र हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, और बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग ये कहलाता है प्रांत। और आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा जब बीज अंकुरित होता है, बीज नहीं भ्रूण अंकुरित होता है, और जिससे दो भाग निकलते हैं, ऊपर की ओर प्रांकुर और नीचे की मूलांकुर। ये निकल रहा है इसको नाम दिया है मूलांकुर, ये जो निकल रहा है इसको नाम दिया है प्रांकुर, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये दो बीजपत्र। एक भ्रूण की जनरल आइडिया संरचना में दे रहा हूं, और तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूं कि अधस्फीतिका जो कोशिका होती है वो मूलांकुर व मूलांकुर चोल के निर्माण में सहायक होती है। अब आप निलंबक की 7 से 10 कोश के संरचना का अध्ययन कर चुके हो। प्रारंभिक कोशिका, अधस्फीतिका कोशिका या हाइपोफाइसिस सेल, जो बनने वाला जो भ्रूण है उसके मूलांकुर व मूलांकुर चोल के निर्माण में सहायक होती है। इसकी अंतिम जो कोशिका है फूली हुई कोशिका चूस्कान के नाम से जानी जाती है, और ये भ्रूण कोश से पोषण का चूषण करती है। आप बनने वाली पूरी संरचना को यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से भ्रूण का परिवर्तन होता है। प्रारंभिक स्टेजों में युग्मक में इस प्रकार के विभाजन होते हैं और अंततः भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है उसका नाम आपने दिया है शीर्षस्थ कोशिका, या फिर आप बोल सकते हो निभा की छोटी जो शीर्षस्थ कोशिका है उसमें एक अंतःधैर्य विभाजन होता है, और जिससे 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात दोनों कोशिकाओं में एक अंतःस्थ विभाजन हो जाता है, जिससे 4 कोश के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यह है मुक्त भ्रूण का निर्माण करने वाली संरचना। ये तो केवल भ्रूण बनने वाले भ्रूण को पोषण या उसे भ्रूण पोषण धकेलने का कार्य करती है। शीर्षस्थ कोशिका जो है उससे मुक्त भ्रूण का निर्माण होता है। उसमें पहले अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ जिससे 2 कोशिका, उसके पश्चात उसमें एक अंतःस्थ विभाजन हुआ तो 2 से 4 कोशिकाएं बन गई, और इस अवस्था में भ्रूण को चतुर्थांशक के नाम से या क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। और इस चतुर्थांशक में प्रत्येक कोशिका में पुनः अंतःस्थ विभाजन होते हैं, प्रत्येक 1 से 2 कोशिका बनती है, और इस प्रकार 8 कोश के भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और उस 8 कोश के भ्रूण को अष्टांशक के नाम से जाना